पशु परिचर, सीटी या फिर राजस्थान की किसी भी वैकेंसी जिसमें राजस्थान जीके आता है, सरकारी नौकरी में जीके राजस्थान का आता है, तो आप इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत आरडब्ल्यूएस क्लासेस के साथ। स्वागत है दोस्तों आपका आरडब्ल्यूएस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रावल रतन सिंह से महाराणा मुगल तक का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, जो कि नोट्स मेकिंग पैटर्न के साथ रहेगा। नोट्स मेकिंग पैटर्न का मतलब समझ रहे हैं कि एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई भी थ्योरी नहीं मिलेगी, और नोट्स जैसे अपन एक पर्सनल नोट्स बनाते हैं उस प्रकार आपको मिलेगी। एग्जाम बेस पर रहेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पेन और रजिस्टर लेकर साथ में बैठे ताकि आप साथ में नोट कर पाए। बाकी दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप कॉल करके बात कर सकते हैं मेरे साथ। इंस्टाग्राम आईडी आपको चैनल के बायो में मिल जाएगी। चलिए तो साथियों, मिलते हैं फिर रावल रतन सिंह जी से। शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 1 मिनट 1.5 मिनट आपका खराब हुआ, लेकिन चलिए जानकारी। रावल रतन सिंह जी। रावल रतन सिंह जी 1302 से 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी तथा दूसरी थी चित्तौड़ की भौगोलिक एवं व्यापारिक उपयोगिता। तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा अलाउद्दीन की थी और चित्तौड़ की भौगोलिक और व्यापारिक उपयोगिता अच्छी थी। दूसरी चीज, एक जो पद्मावत फिल्म आई जिसमें दिखाया गया, और वो वैसे भी ग्रंथ है पद्मावत अपना, फिल्म में तो बकवास थी चीज़ें दिखाई है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने बहुत टाइम बाद, यानी 1303 की घटना को 1540 ईस्वी में बताया, तो आप सोच समझ सकते हैं कि इतने टाइम बाद बात का क्या बन जाता है, बात का पतंगड़ बन जाता है। बात कुछ होती है, टॉपिक कुछ होता है, टॉपिक चेंज कर देते हैं लोग आप। तो वही हुआ था। वैसे सुंदर होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं थी कि पद्मावत के लिए, ओनली पद्मावनी पद्मिनी जो थी उनके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रावल रतन सिंह पर। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, इस वजह से उसने आक्रमण किया, और चित्तौड़ की भौगोलिक और व्यापारिक उपयोगिता अधिक थी, इसलिए आक्रमण किया था। गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत, सिंध आदि भागों में व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे, क्योंकि अलाउद्दीन को कहीं भी व्यापार करना है तो गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश या संयुक्त प्रांत, सिंध, ये इन जगहों पर ज़्यादा व्यापार होता था, व्यापारिक काम। तो यहाँ पर जाने के लिए अलाउद्दीन को चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था। अब चित्तौड़ से होकर गुजरना पड़ता था तो अलाउद्दीन को रावल रतन सिंह जाने नहीं देते थे, यानी या तो टैक्स दो, टैक्स लिया जाता था, भाई हमारी सीमा में होकर जा रहे हो तुम, जमीन पर होकर, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन तो टैक्स नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने आक्रमण किया रावल रतन सिंह पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ, ये राइटर याद रखिएगा कि कब लिखा गया, 1540 में। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आने का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया। पद्मिनी सिंगल देश की राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी, जो अत्यंत ही सुंदर महिला थी। कहा जाता है कि जब वो पानी पिया करती थी तो उसके गले में होके मतलब जाता हुआ दिखता था, इतनी साफ साफ थी। वैसे कि बंद थी, ऐसा होता नहीं है। चलिए, अलाउद्दीन की सेना ने लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरावादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। तो ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ जौहर किया था, तो 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। और इस प्रकार चित्तौड़ का पहला साका हुआ। साका क्या होता है? साका मेरे भाई जौहर और केसरिया होता है। जौहर करती है स्त्रियां, और केसरिया करता है, केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर वीर लड़ने जाता है, यानी मेल करता है, राजा करता है केसरिया, वीर करता है केसरिया, जो लड़ते हुए युद्ध में मारा जाता है। उसको पता होता है कि युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो लड़ने जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है, उसे कहते हैं केसरिया। और फिर जो महिलाएं जौहर करती है, अग्नि जौहर किया जाता है, आग में अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो आग में कूद जाती है, तो उसे जौहर कहा जाता है। इसी को दोनों जब एक साथ होते हैं तो उसे हम साका का नाम देते हैं, साका कहते हैं। तो चित्तौड़ का पहला साका संपन्न होता है, और अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो साथ थे। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो अमीर खुसरो साथ में थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ तारीख अलाई
तारीख लाई यानी खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन लिखा है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद नहीं है ये मेरे भाई हो जाएगा खिजराबाद। खिजराबाद लिख लीजिएगा आप, खिजराबाद हो जाएगा। तो खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या किया? खिजराबाद किया। धाईबी पीर की दरगाह यानी चित्तौड़ के लेक में चित्तौड़ का नाम जो क्या मिलता है? खिजराबाद मिलता है, क्योंकि खिज्र खां को शासक बनाया और उसी के नाम पर खिजराबाद नाम। खिज्र खां 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा। बाद में जालौर के कानर देव का भाई मुछल मालदेव चित्तौड़गढ़ का प्रशासक रहा। रावल रतन सिंह चित्तौड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, ये राणा हमीर जी आ गए। अब हम पढ़ेंगे राणा हमीर को। और रावल रतन सिंह से जितने प्रश्न बनने थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे एक तो खिजराबाद इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मैं आपको बता दूं। खिजराबाद याद रखिएगा, खिज्र खां को याद रखिएगा, और किस दरगाह मतलब किस लेख में मिलता है? तो धाईबी पीर की दरगाह में मिलता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि तारीख लाई अमीर खुसरो, तारीख लाई ख्वाजन खजाइन फतूह। तीसरी चीज़ आपको 1600 महिलाओं को याद रखना है। और चौथी चीज़ आपको 1540 मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ को याद रखना है। चौथी चीज़ें आपको रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो याद रखना है। और जब चित्तौड़ का जो साका हुआ 1303 में हुआ, ये याद रखना है आपको। ठीक है, व्यापारिक महत्व और ये जो आक्रमण क्यों किया था कारण, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ से मेन पॉइंट है इसके, जहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है और बनते हैं, यहीं से बनते हैं। बाकी रावल रतन सिंह और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी वो मैंने आपको बता दी, याद रखिए। चलिए अब देखेंगे हम राणा हमीर के बारे में। राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी तक शासन रहता है इनका। 1326 में राणा रतन सिंह के यानी रावल रतन सिंह के बाद में रावल शाखा के वो अंतिम शासक हुए। उनके बाद में जब चित्तौड़ पे राणा शाखा का अधिकार होता है, हमीर राणा हमीर करते हैं अधिकार 1326 में। यानी सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनर्स्थापना करी। गुहिल वंश की पुनर्स्थापना करी। सिसोदा के जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर राणा शाखा का राजपूत था, इसलिए इसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते थे। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। हमीर ने सिंगोली यानी बांसवाड़ा, सिंगोली युद्ध हुआ था बांसवाड़ा में, महमूद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। उसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं जो याद रखने हैं, उनको मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूँ, देखिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। 1326 में हो जाएगा एक तो। दूसरा हो जाएगा मेरे भाई, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कौन हो जाएगा? हमीर, ये याद रखिएगा। विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? ये याद रखिएगा, कई बार प्रश्न आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा, सिंगोली युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो बांसवाड़ा में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो हम राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना के बीच हुआ। और अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया चित्तौड़ में? तो हमीर ने। ये लाइनें आप पॉइंट याद रखेंगे हमीर से रिलेटेड। चलिए अब मिलते हैं राणा क्षेत्र सिंह से। राणा क्षेत्र सिंह 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक शासनकाल में रहे। महाराणा हमीर के बाद उसका बड़ा पुत्र क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। उसने बूंदी के हाड़ा, मालवा के सुल्तान ईडर के शासक रणमल को पराजित किया तथा मांडल, अजमेर, जहाजपुर पे 56 के प्रदेशों पर अपना अधिकार स्थापित किया। राणा क्षेत्र सिंह से बस इतना ही याद रखना है कि 1364 से 1382 तक इनका शासनकाल रहा। बाकी इनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया अभी तक, ना ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे महाराणा लक्ष्य सिंह जी। लाखा जी, क्या बात है, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जाएंगे, क्योंकि जावर के खानों से चांदी निकली थी इनके समय पे। और वैसे भी इनको पढ़ने में मज़ा आता है। इनके कारनामे कुछ इस प्रकार के थे। तो इनका जो शासनकाल रहा 1382 से 1421 ईस्वी तक रहा। उदयपुर में जावर की चांदी की खान लाखा के समय में खोजी गई थी।
तथा पिछोला झील भी चीतर बंजारे के द्वारा बनवाई गई थी। तो याद रखिएगा, पिछोला झील किसने बनवाई थी? पिछोला झील मेरे भाई चीतर बंजारे ने बनवाई। पिछोला झील का निर्माण पूछा जाता है तो चीतर बंजारे ने बनवाई। और दूसरी चीज़, चांदी की खान यानी जावर की चांदी की खानों से चांदी कब निकाली गई यानी कब खोजी गई उदयपुर में? तो राणा लाख सिंह के समय। ठीक है। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। तो कहानी ये हुई थी कि मारवाड़ के रणमल रणमल था, उसकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के लिए साथ होना था। लेकिन परिस्थिति वैसे यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया और विवाह की शर्त थी कि मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। राव चुंडा नहीं अतः चुंडा ने राज्य सिंहासन ग्रहण न करने व हंसाबाई के होने वाले पुत्र मौकल की पूरी सहायता करने का वचन दिया, जिसे चुंडा की मेवाड़ का भीष्म पितामह यानी मेवाड़ चुंडा की प्रतिज्ञा कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसलिए जिस कारण मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन हो गए? चुंडा हो गए, राव चुंडा जी। तो राव चुंडा जी, हुआ ये था कि जो रणमल है वो अपनी बहन हंसाबाई का विवाह यानी सगाई के लिए रिश्ता देखने आया था, तो उसको चुंडा पसंद आ गए। तो राव चुंडा से बात भी हो गई थी, लेकिन फिर पता चला कि लाखा जी को पसंद आ गई वो हंसाबाई। तो लाखा ने विवाह की इच्छा जताई तो फिर उसके पुत्र राव चुंडा ने बलिदान दिया एक प्रकार से और कहा कि ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ क्या हुई कि रणमल को भाई डर था कि अगर हंसाबाई का विवाह लाखा से करेंगे तो भाई राव चुंडा राजा बनेगा, हंसाबाई का तो पुत्र राजा बनेगा नहीं। तो इस वजह से उसने राव राव चुंडा से प्रतिज्ञा ली। राव चुंडा ने प्रतिज्ञा दी कि मैं हंसाबाई के पुत्र का सिंहासन का सेना नायक रहूंगा और उसकी हमेशा सहायता करूंगा। मैं कभी भी मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, ये प्रतिज्ञा ली और वो प्रतिज्ञा पूरी की। इसीलिए मेवाड़ का भीष्म पितामह राव चुंडा को कहा गया और हंसाबाई का पुत्र मौकल मौकल हुआ, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि आगे शासन करता है। तो मेवाड़ महाराणा लाखा ने चुंडा के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर मेवाड़ महाराणा लाखा के इस व्यवहार जो जो व्यवहार मैंने आपको बताया उससे प्रसन्न होकर मेवाड़ के महाराणाओं के सभी पट्टों व परवानों पर चुंडा व उसके वंशजों के भाले का निशान अंकित करने का अधिकार दिया। चलिए, नेक्स्ट है हमारे मौकल जी, यानी हंसाबाई के पुत्र महाराणा मौकल। 1421 से 1423 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। मौकल लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। अल्प वयस्क यानी 12 वर्ष की एज में महाराणा मौकल ने शासन पर बैठे विराजमान हुए और आयु में राजा बनने के कारण कम आयु में यानी 12 वर्ष की आयु में ही राजा बनने के कारण राजकुमार चुंडा को मौकल का संरक्षक नियुक्त किया गया। कुछ समय तक चुंडा द्वारा कुशलतापूर्वक शासन चलाने के बाद मौकल की माता हंसाबाई को डर हो गया कि क्या पता कहीं बच्चा है उसको मरवा दे या कुछ भी कर दे। तो रणमल को उसने उसके भाई को बुला लिया, मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुला लिया। इसके बाद मेवाड़ शासन पर रणमल का प्रभाव पड़ने लगा। अब रणमल का प्रभाव बढ़ने लगा तो जिससे अप्रसन्न होकर चुंडा मांडू राज्य की सेवा में चला गया था। मांडू राज्य की सेवा में तो कहाँ गया था? मांडू राज्य की सेवा में। वैसे हंसाबाई को क्या है, राव चुंडा पर विश्वास नहीं रहा था लाखा के मरने के बाद कि क्या पता राव चुंडा जी जो है अपना वादा जो किया था उसको तोड़ दे और कुछ भी कर दे। तो इसलिए उसने इस डर की वजह से रणमल को बुलाया और रणमल का प्रभाव पड़ा और जो आरोप चुंडा पर लगा तो उस आरोप की वजह से चुंडा जो है छोड़कर चला गया और मांडू राज्य की सेवा में चला गया। मौकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा यानी भीलवाड़ा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को परास्त किया। उसने चित्तौड़ में द्वारिकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया। परमार भोज ने जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था उसका जीर्णोद्धार मौकल जी ने करवाया, जिसे हम समीदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तभी इस मंदिर को मौकल जी का मंदिर या फिर कहीं समीदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1423 में मौकल की झील भीलवाड़ा यानी भीलवाड़ा में उसके यानी चाचा और मेरा नाम है ने महफा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। तो महफा पवार के साथ मिलकर मौकल की हत्या होती है और इसका आगे का इतिहास हम देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे महाराणा महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा जी को। ठीक है, नेक्स्ट और फिर शुरुआत करेंगे अच्छे से किस प्रकार से महबा पवार को मारा जाता है। महाराणा कुंभा जो है मौकल जी के पुत्र थे तो वो बदला लेते हैं।
ठीक है। तो मोकल जी से आप वैसे रिलेटेड जो याद रखना है वो मैं आपको पॉइंट बता दूं, वैसे आप समझ गए होंगे कि मंदिर को याद रखिएगा, मोकल जी मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर। और दूसरी चीज़, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण परमार भोज ने करवाया, उसका जीर्णोद्धार जो है मोकल जी ने करवाया, इसलिए मोकल जी का मंदिर कहते हैं। और बाकी ये याद रखिएगा, और शासनकाल याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास होती है कंप्लीट यहीं पर। आज अपने बढ़िया से पढ़ लिया है, समझ लिया है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और पूरी क्लास ज़रूर देखिएगा। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही, वैसे अपनी 12 बजे प्राइम पर वीडियो चलती है, 12 बजे प्राइम पर चलती है, प्राइम वीडियो चलती है, जो कि एक लाइव की तरह ही होती है, लाइव की तरह ही होती है, क्योंकि लाइव में भी यही होता है। अब बस ये है कि लाइव में जो फालतू टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि फालतू की कमेंट्स वगैरह पढ़ने में, एक दूसरे से बातें करने में टाइम लगता है, इसलिए प्राइम वीडियो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्राइम पर ही आप देखा करिए वीडियो को 12 बजे दिन के, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपना यही राजस्थान हिस्ट्री RWS क्लासेस के साथ। नोट्स आप बना लीजिएगा, जैसे मुझे उम्मीद है अपने साथ साथ में बनाए होंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।